वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप के स्प्रिंग 2023 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टॉपिक से रिलेट करता है। और इसमें जो मेन स्टैंडर्ड इशू है वो IAS 40 यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ मर्करी लिमिटेड एंड हैव बीन आस्क्ड बाय द CFO टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 December 2022. For the board of directors meeting, these financial statements were finalized by the CFO, who is chartered accountant. While preparing the presentation, you have noted that a 5-story building purchased in July 2022, यानी इसी ये जो हाफ ईयर है इसी के अंदर फॉल करती है 6 मंथ पहले, by ML was entirely classified as an investment property. ML uses the ground and first floor for its administrative purposes, while remaining 3 floors were rented out to different tenants. तो देखें कि 5 में से जो 2 हैं वो ऑनर ऑक्युपाइड हैं और 3 जो है वो रेंट पर दिए हुए हैं। तो जो रूल है IAS 40 का वो तो ये है रिक्वायरमेंट कि जहां पर सेपरेबल हो एक प्रॉपर्टी तो आप उसमें जितना हिस्सा खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस पर IAS 16 अप्लाई करते हैं और जो रेंट पर दिया हुआ होता है उस पर आप IAS 40 अप्लाई करते हैं। फर्दर ऑन 31 December 2022 द फेयर वैल्यू इंक्रीज ऑफ, अब ये गलती ये की हुई है कि देखें सारे के सारे को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट किया हुआ है, और फेयर वैल्यू इंक्रीज ऑफ 150 million फॉर द एंटायर बिल्डिंग हैज बीन टेकन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जाहिर बात है अगर आप इसमें से 2 स्टोरीज को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डील कर रहे होते तो फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करने के बजाय प्रॉफिट और लॉस में आपका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रहा होता, which has ensured that the required interest cover as per bank loan covenants has been met. अब यहां पर एक इंटरेस्ट कवर रेशो को कह लें कि मैनिपुलेट करने की रीजनिंग भी नजर आ रही है। फर्दर क्या है, CFO इज ऑफ द व्यू दैट IFRS अलाउ सच एप्लीकेशन। CFO का ये व्यू गलत है, IAS 40 ये एप्लीकेशन अलाउ नहीं करता। एज ML ओनली यूजेस लेस देन 50% ऑफ द बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज। ये रूल नहीं है कि लेस देन 50% होना चाहिए, मोर देन 50%। अगर एक प्रॉपर्टी सेपरेबल है जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि अलग अलग रेंट पर दी हुई और कुछ खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे नजर आ रहा है कि वो सेपरेबल है, तो इसका मतलब है, और डिफरेंट टेनेंट्स को दी हुई है यानी वो भी अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको आपने जितना खुद एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए उस पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अप्लाई होना चाहिए था। ही फर्दर एक्सप्लेन दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ लोन कॉवेनेंट शुड बी अवॉइडेड। ये तो ऑब्जेक्टिविटी के अगेंस्ट हो जाएगा। एज एन अकाउंटेंट हमारा काम है न्यूट्रल रहना, ये नहीं कि हम बैंक कॉवेनेंट्स को कंप्लायंस करने वाली अकाउंटिंग करें। हमारा काम तो ये कि अकाउंटिंग वो करें जो रियल सब्सटेंस है वो शो होना चाहिए। At any cost, as the bank loan would become immediately payable upon non-compliance, this would create significant financial difficulties for ML, which may even result in closure of business. तो at any cost ये थोड़ा सा प्रेशराइजिंग जो है ना कॉन्टेक्स्ट भी यूज हुआ है। अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कि ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ CFO मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये पहला सिनेरियो होगा। ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमने ये देखनी है। दूसरी है स्टेट द पोटेंशियल थ्रेट्स दैट यू मे फेस इन द अबव सर्कमस्टांसेस, ये दूसरा एंगल है जो हमने कवर करना है। एंड हाउ यू वुड रिस्पॉन्ड, ये तीसरा एंगल है जो हमारे आंसर में कवर होना चाहिए। तो हमारे आंसर में ये 3 चीजें कवर होनी चाहिए। ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, अच्छा ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में अगर हम देखें तो एक तो प्रोफेशनल कंपिटेंस पे क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि CFO ने जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज किए हैं और IAS 40 प्रॉपर अप्लाई नहीं किया, तो प्रोफेशनल कंपिटेंस तो यहाँ पे क्वेश्चनेबल हो जाती है। दूसरी चीज है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इस तरीके से आपने इंटरेस्ट कवर को सही रखने के लिए गेन को प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया, तो ये तो ऑब्जेक्टिविटी का भी इशू है। तीसरी ये कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को बता रहे हैं कि लोन कॉवेनेंट की नॉन कंप्लायंस को हर सूरत में एट एनी कॉस्ट अवॉइड करना है, यानी प्रेशराइज कर रहे हैं उन्हें, तो यहाँ पे प्रोफेशनल बिहेवियर का भी इशू आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें पोटेंशियल थ्रेट्स क्या हैं, पोटेंशियल थ्रेट्स अगर आप देखें यानी जिस फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन में खुद को डालकर अगर हम देखें
तो जो हमें प्रोफेशनल थ्रेट्स नजर आ रहे हैं उसमें एक तो इंटिमिडेशन थ्रेट है, क्योंकि ये जो प्रेशर है इसकी सीएफओ की तरफ से, इस तरह का जो प्रेशर है ये इंटिमिडेशन थ्रेट है। और दूसरे नंबर पर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है, क्योंकि अगर बिजनेस क्लोज होगा तो फाइनेंस मैनेजर की जॉब भी प्रॉब्लम में आएगी, उसके भी प्रमोशन इंक्रीमेंट्स उनके अंदर प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कह लें इनडायरेक्टली सेल्फ इंटरेस्ट। तो इन सिचुएशंस को सामने रखते हुए अब हम अपना आंसर ड्राफ्ट करते हैं। पहले नंबर पर हम ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में इन 3 आइटम को डिस्कस करेंगे, फिर पोटेंशियल थ्रेट्स में इन 2 आइटम को डिस्कस करेंगे, और फिर जैसे एज यूजुअल कोड ऑफ एथिक्स की गाइडेंस के मुताबिक बताएंगे कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इन थ्रेट्स को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करने के लिए। तो स्टेप वाइज अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो आंसर जब हम डेवलप करेंगे, सबसे पहले हम ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को देखेंगे। तो सीएफओ जिन फंडामेंटल प्रिंसिपल की ब्रीच में हो सकते हैं, अपेरेंटली माइट बी, वो एक तो है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड एक्ट डिलीजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे आईएफआरएस। अब स्टैंडर्ड्स की इनकरेक्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन रेज करती है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर पे। आईएस 40 के मुताबिक हर पोर्शन जो सेपरेटली सेल किया जा सकता है उसकी अकाउंटिंग भी सेपरेट होनी चाहिए। इसलिए ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अकाउंटिंग यानी आईएस 16 और रिमेनिंग फ्लोर्स पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी आईएस 40 की अकाउंटिंग अप्लाई होनी चाहिए। दूसरा इशू है ऑब्जेक्टिविटी का। एक ऑब्जेक्टिविटी ये रिक्वायर करती है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट को बिकॉज ऑफ बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। लेकिन यहाँ पर सीएफओ की एक स्टैंडर्ड को इनकरेक्ट अप्लाई करना ताकि नॉन कंप्लायंस को अवॉइड किया जाए, ये ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। थर्ड इशू हमारे पास है प्रोफेशनल बिहेवियर का। प्रोफेशनल बिहेवियर रिक्वायर ये करता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना चाहिए और कोई भी ऐसा कंडक्ट अवॉइड करना चाहिए जिससे प्रोफेशन डिस्क्रेडिट हो। और यहाँ पर अगर आप देखें कि अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रेशराइज या थ्रेटन करना कि जी नॉन कंप्लायंस अगर हो गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ सीएफओ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर पर हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे। अब ये हमारा पहला एंगल कवर हो गया, ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे अब थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो इस सिचुएशन में जो फाइनेंस मैनेजर यानी जिसकी पोजीशन पे हमने खुद को रख के सोचना है उसकी सिचुएशन पर देखें तो फॉलोइंग थ्रेट ऑफ कंप्लायंस जो है ना वो राइज होते हैं। नंबर 1 तो इंटिमिडेशन थ्रेट। अच्छा, इंटिमिडेशन थ्रेट ये होता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर सकेगा क्योंकि उस पर कोई प्रेशर है या अनड्यू इन्फ्लुएंस है। और यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि फाइनेंस मैनेजर पर एक प्रेशर और अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो सीएफओ की तरफ, जो कि उसके बॉस हैं, उनकी तरफ से असर्ट हो रहा है। तो इट इज़ पॉसिबल कि वो इंटिमिडेशन थ्रेट को फील करें क्योंकि सीएफओ की तरफ से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है जिससे उनकी ऑब्जेक्टिविटी जो है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है ओवर हिज फाइनलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई सीएफओ ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज किए हैं, उसमें अगर आप कोई गलती निकालते हैं तो अपने बॉस की गलती निकालना एक जनरली इसमें इंटिमिडेशन फील हो रही होती है। दूसरी चीज़ है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जजमेंट बाजू का जो है ना फाइनेंशियल या दूसरे इंटरेस्ट की वजह से जिसमें उनका अपना ज़ाती मफाद हो उसकी वजह से इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस हो सकती है। ये थ्रेट होता है हमारा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और फाइनेंस मैनेजर में फील सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्योंकि अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती हैं तो उनको जो है ना जॉब भी लूज करनी पड़ सकती है या जो पोटेंशियल इंक्रीमेंट्स वगैरह हैं उन पे मसला आ सकता है। क्वेश्चन का थर्ड एंगल था कि इस सिचुएशन में फाइनेंस मैनेजर को रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए। अच्छा, जो फाइनेंस मैनेजर है उनको रिस्पॉन्ड ऐसे करना चाहिए कि कुछ उन्हें 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सेफगार्ड जो है ना वो अप्लाई करने चाहिए। पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि सीएफओ को परसुएट करने की कोशिश करें कि वो सही तरीके से आईएस 40 को अप्लाई करें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के बारे में सोचें, फॉर एग्जाम्पल चीफ एग्जीक्यूटिव को या ऑडिट कमेटी को। अगर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो हैं उनको कंसल्ट करें। विसल ब्लोइंग पॉलिसीज क्या हैं, कंप्लेंट पॉलिसीज क्या हैं, ग्रीवियंस प्रोसीजर्स क्या हैं, उनको अप्लाई करें। और
इन एनी केस अगर इन सारी चीज़ों से मामला हल नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं की जाती, तो इन एनी केस फाइनेंस मैनेजर को रिफ्यूज़ कर देना चाहिए प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने से, और अपने आप को मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ डिसएसोसिएट कर देना चाहिए। यानी एक गलत जो बात है और हम जानते हैं कि वो गलत है, उसके साथ हमें अपने आप को कनेक्टेड नहीं रखना चाहिए। और एज ए एक्सट्रीम मैयर ये भी किया जा सकता है कि रिजाइन फ्रॉम द जॉब कर दें। तो ये सिचुएशन हमने सामने रखनी है। इसमें जो एथिकल इश्यूज थे उसमें हमने ब्रीच को, थ्रेट्स को, और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उन सारे एंगल्स को कवर किया इस क्वेश्चन के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।